हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज कॉन्सेंट्रेट ऑल योर थॉट्स अपॉन द वर्क इन हैंड। यानी कि आपका सारा का सारा फोकस जो आपके हाथों में भी कार्य है उसके ऊपर होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कभी बचपन में छोटे होते में एक्सपेरिमेंट करके जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्सेस आते थे उसमें एक लेंस आता था, उसके साथ में एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा कि उसको पेपर के ऊपर जब सारी की सारी रेस को एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट किया जाता था कॉनकेव लेंस से या कन्वेक्स जो भी लेंस का टाइप होता था उससे, तो वो पेपर जलने लग जाता था। ये एक्सपेरिमेंट सबने करके देखा होगा। तो अब हम आमतौर पे धूप में घूमते हैं, घंटों घंटों खेलते हैं, हमारे प्लेयर्स हैं, हम लोग हैं, घंटों काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो हम नहीं जल रहे, बट वो सारी की सारी किरणें जब एक पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे सूरज है, ये रोशनी सारी एमिट कर रहा है, ये सारी किरणें जब एक कनकेव या कन्वेक्स लेंस के जरिए फोकस होके एक पॉइंट पे जब गिरती हैं तो इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये क्या करती हैं, उस पेपर को जला देती हैं, राइट। तो यही काम हमें करना है, अपनी इंटेंसिटी बढ़ानी है, अपने सारे थॉट्स को, विचारों को, सारे अपने सेंसेस को एक ही जगह पे कंसंट्रेट करना है, जो कि आपके हाथ में फिलहाल के लिए गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। वही विचार के ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है। स्टार्ट करते हैं अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज डिस्कशन। The unprecedented surprise attack by Hamas on Israel on Saturday, बोल रहे हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व सरप्राइज अटैक जो किया गया हमास द्वारा इजराइल में, कब? शनिवार को, किलिंग सम 7,000 पीपल, जिसमें अनुमानतन 700 लोगों की मौत हो गई है, शुड सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ द अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ द सिचुएशन। तो ये एक रिमाइंडर के तौर पे लिया जाना चाहिए। किस चीज़ के रिमाइंडर के तौर पे? कि इस सिचुएशन की, इस स्थिति की जो अनसस्टेनेबिलिटी यानी कि अस्थिरता जो है उसके ऊपर, इन द ऑक्यूपाइड एंड ब्लॉकेडेड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। कहाँ पे है ये स्थिति बनी हुई? ऑक्यूपाइड यानी कि कब्जे में रखी हुई, और ब्लॉकेडेड यानी कि जहाँ पे नाकाबंदी की जाती है, उस वो पैलेस्तीन एक जगह है, वहाँ के उन इलाकों की बात कर रहे हैं, ठीक है। And the dangers that non-state actors such as Hamas pose to Israel, जो डेंजर्स, जो खतरे, नॉन स्टेट मतलब कि जो गैर सरकारी, और एक्टर्स मतलब कि कार्यकर्ता। तो ये जो हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, ये गैर सरकारी संस्था है, गैर सरकारी एक संगठन है, ग्रुप है, और इससे कितना खतरा है इजराइल को, इस तरफ भी वो इशारा करते हैं। एक्चुअली कई सारे देशों द्वारा हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा चुका है, ठीक है, लेकिन ये अपने आप को जैसे वॉलंटियर या फिर जिहादी या फिर जो भी बोलते हैं कि हम अपने एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं, वो ये कहते हैं, बट कई सारे लोगों द्वारा, कई सारी कंट्रीज द्वारा इनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा चुका है। No matter how strong their military and intelligence agencies are, बजाय कि कितना भी, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी मिलिट्री या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज कितनी स्ट्रांग है। इनफैक्ट इजराइल की जो इंटेलिजेंस है उसको वन ऑफ दी टॉप मोस्ट, इनफैक्ट लीडिंग इंटेलिजेंस एजेंसी कहा जाता है कि दुनिया में इससे ज़्यादा जो खुफिया जानकारी या फिर ये चीज़ें जो करने की काबिलियत है वो किसी देश के पास नहीं है जितनी इजराइल के पास है। Tensions have been flaring in the West Bank for months. अब वेस्ट बैंक के इलाके में जो टेंशंस है वो काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, मतलब वहाँ पे रह रहकर कुछ उग्र हो रही थी चीज़ें। Low tech yet lethal incursion from but nobody expected such a coordinated low tech but lethal incursion from Gaza. लेकिन किसी ने भी लो टेक मतलब कि ज़्यादा इनमें टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की गई, ज़्यादा टेक्निकल कोई वेपन नहीं थे, हथियार नहीं थे, बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा घातक हमला किया गया था गाज़ा से, ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और स्पेशली इजराइल के बारे में ये कहा जाता है कि उस पर अटैक करना बहुत बड़ा जो है चैलेंज है, बिकॉज उनकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका जो सिस्टम है काम करने का वो बहुत हाई टेक है, ये माना जाता है, ठीक है। सबसे हाई टेक जो सिक्योरिटी सिस्टम है, इंटेलिजेंस सिस्टम है, वो इन्हीं का माना जाता है। इसीलिए ये जो
यहाँ पे फिर बहुत बार बार आपने YouTube पे भी कई सारे वीडियोस देखे होंगे, कई सारे जो स्पीकर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, उनकी बातें सुनी होंगी। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे इजराइल की इंटेलिजेंस का बुरी तरीके से फेलियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, द वेस्ट बैंक हैज सीन वायलेंस ऑन अ डेली बेसिस इन रिसेंट मंथ्स। तो वेस्ट बैंक में डेली बेसिस पे पिछले कुछ महीनों में वायलेंस देखने मिला है। बिफोर सैटरडेज अटैक सम 200 पैलेस्टीनियंस एंड 30 इजराइलीज वर किल्ड दिस ईयर अलोन। अब सैटरडे के अटैक से पहले ही 200 पैलेस्टीनियन और 30 इजरायली इसी साल के, अभी तक साल पूरा नहीं हुआ है, इस साल तक अभी तक मारे जा चुके हैं। ठीक है, अब 700 लोग मारे गए। अब इजराइल ने भी स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है, तो अब ये जान माल का नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। The Benjamin Netanyahu government largely ignored the violence। अब इससे पहले जो भी वायलेंस हो रहा था उसको बेंजामिन नेतान्याहू जो व्यक्ति हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो सरकार है, उन्होंने अभी तक इग्नोर किया था एंड वेंट अहेड विद इट्स अदर पॉलिसी प्रेफरेंसेस। और अपनी बाकी पॉलिसीज जो थी जिनको वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे उनके साथ में वो कार्य करते रहे, इंक्लूडिंग द ओवरहॉल ऑफ द जुडिशरी, जिसमें कि जुडिशरी के अंदर फेरबदल भी शामिल है। उसके अंदर जो इन्होंने कुछ सुधार करने की कोशिश की गई है वो भी शामिल है, यानी कि वो इन सब चीज़ों के ऊपर कार्य कर रहे थे और वो इस वायलेंस के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। The Israeli military described the situation in Gaza as stable instability। बोल रहे हैं इजराइल की मिलिट्री ने ये सिचुएशन जो गाजा में पट्टी में बनी हुई है उस स्थिति को इन्होंने बोला है स्टेबल इंस्टेबिलिटी, यानी कि स्थिर अस्थिरता है, यानी कि ये अस्थिरता भी बनी रहेगी। नोटिंग दैट द सिचुएशन दो वोलेटाइल वाज अंडर कंट्रोल। बोलते हैं ये बात बताते हुए कि ये जो स्थिति है हालांकि बहुत वॉलेटाइल है, बहुत क्रूअल है, बहुत क्रूशल है, बट स्टिल अंडर कंट्रोल है। एंड देन केम द हमास अटैक। लेकिन अब फिर उसके बाद क्या हुआ? ऑल ऑफ अ सडन हमास अटैक हुआ, रेमिनिसेंट ऑफ द 1973 योम किपुर वॉर, जो कि उस दर्द भरी यादों को सामने लेकर आते हैं जो 1973 के योम किपुर वॉर में देखने मिला था। व्हेन इजिप्ट एंड सीरिया शुक इजराइल, जब इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर इजराइल के ऊपर आक्रमण किया था और उनको हिला दिया था। Hamas, an Islamist militant organization that carried out suicide attacks in 1990s and early 2000s, showed no distinctions between civilians and soldiers। बोल रहे हैं हमास जो कि एक इस्लामिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने 1990s से 2000 के बीच में, 1990s के दौरान और 2000s के दौरान में, शुरुआती 2000s के दौरान में बहुत सारे सुसाइड अटैक्स किए थे। उन्होंने सिविलियंस और सोल्जर्स के बीच में कोई भी भेद नहीं रखा। इनफैक्ट यही बात जो है रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान भी कही जा रही थी कि रशिया ने केवल मिलिट्री ऑक्यूपाइंग एरियाज पे हमला किया था, बट बदले में जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन ने कुछ सिविलियन जगहों पे भी अटैक किया जिसके लिए उनको कंडेम किया गया था, बट फिर बाद में लेटर ऑन रशिया ने भी सेम चीज करी थी। तो हमें फर्क, जो भी ये वॉर की स्थिति पहली बात तो होनी नहीं चाहिए, अगर होती भी है किन्हीं भी कारणवश तो ये डिफरेंस जरूर होना चाहिए कि किसी भी पॉलिटिकल पावर का या गलत चीजों का जो रोष है वो जनता के ऊपर नहीं आना चाहिए। डीलिंग द ब्लडीएस्ट ब्लो टू इजराइल इन रिसेंट हिस्ट्री, जिसकी वजह से इस वक्त इजराइल अपने सबसे ज्यादा खूनी जो एकदम ब्लो मिला है उनको, ठीक है, यानी कि एक झटका मिला है, खूनी झटका मिला है अभी हाल फिलहाल के इतिहास में। ठीक, द अटैक रेजेस मॉरल एंड प्रैग्मेटिक क्वेश्चन। तो ये जो अटैक है इससे मॉरल सवाल, मॉरल यानी कि सही गलत का फैसला कि ये सही था या गलत था, इस तरीके के मॉरल क्वेश्चंस और साथ ही साथ प्रैग्मेटिक सवाल उठ खड़े हुए हैं। हमास indiscriminate violence against Israeli civilians is repugnant and is not going to help the Palestinian cause in any way।
बोल रहे हैं हमास का जो इनडिस्क्रिमिनेट यानी कि बिना भेदभाव के जो वायलेंस देखने मिला है अगेंस्ट इजरायली सिविलियंस, ये बहुत ही रिपग्नेंट है यानी कि घिनौना है, एंड इज नॉट गोइंग टू, और ये पैलेस्टीनियन का जो कॉज है कि उनको आज़ादी चाहिए इजराइल से, इस बात में उनकी किसी भी तरीके से सहायता नहीं करेगा, बिकॉज अब सभी देश जो हैं वो हमास के अगेंस्ट में हो जाएंगे। जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको भी किसी ना किसी, क्योंकि एक मॉरल वैल्यू तो सभी देशों के ऊपर बनती है, ठीक है, तो आप एक गलत कॉज को सपोर्ट करेंगे तो आपके ऊपर मॉरल कॉज बनेगा। मान लो पैलेस्टीन हमास के लोग बोलते कि हमें दुनिया क्या बोलती है उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जो लोग हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, जहां से वो हथियार खरीद रहे हैं, उन लोगों को तो दुनिया से लेना देना है। अब मान लो कि कोई भी XYZ कंट्री है जो हमास को सपोर्ट कर रही है, वो डील कर रही होगी शायद यूएस से भी, अगर यूएस उनके ऊपर, अगर उनको यूएस के साथ में अच्छे रिश्ते बनाने हैं तो डेफिनेटली हमास की गलत नीतियों को वो सहयोग नहीं कर सकते, राइट? On the contrary, it will put more Palestinian lives at risk as Israel, equally disregarding civilian casualties, is pounding the besieged enclave. बोल रहे हैं अब बल्कि इससे क्या हो जाएगा, इसके विपरीत क्या हो जाएगा, पैलेस्टीनियन लाइव्स और ज्यादा खतरे में आ जाएंगी, रिस्क पे आ जाएंगे। बोल रहे हैं कि इसके विपरीत क्या होगा कि पैलेस्टीनियन लोग जो है अब ज्यादा रिस्क पर आ जाएंगे, क्योंकि इजराइल ने, जो कि इक्वली डिसरिगार्डेड है यानी कि इक्वली इग्नोर करने वाला है अब किस चीज को, सिविलियन कैजुअलिटीज को, क्योंकि उनके सिविलियंस लोग मरे हैं, सिविलियंस जान गई है सिविलियंस की, तो अब वो भी इस चीज को इग्नोर करेंगे। मैंने जो रशिया यूक्रेन वाला बताया कि यूक्रेन ने किया तो फिर रशिया ने बदले में सिविलियन एरियाज पे अटैक किया कईयों पे, ठीक है, तो बाद में चाहे आप उनको डिनाई कर दो कि बाय मिस्टेक हो गया, हमें पता नहीं था, बट स्टिल ये चीजें पता होती हैं, इनको डिनाई करने का कोई पर्पस नहीं बनता, जानबूझ के की जाती हैं एक दबाव बनाने के लिए, ठीक है। इस पाउंडिंग द बिसीज्ड इनक्लेव, अब वो क्या कर रहे हैं, वो हमला कर रहे हैं घेरे हुए इनक्लेव्स के ऊपर, क्षेत्रों के ऊपर, बट एट द सेम टाइम पैलेस्टीनियन टेरिटरीज अंडर द योक ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑक्यूपेशन इन मॉडर्न हिस्ट्री हैव बीन अ फ्यूमिंग वॉल्केनो, बोल रहे हैं। और उसी सेम टाइम पे अब हम अगर हमास को डरा रहे हैं कि भाई आपको भी मतलब फलस्तीन में और ज़्यादा आपको आक्रोश देखने मिल सकता है, अब इजराइल भी अटैक करेगा, तो उसी समय में फलस्तीन के जो इलाके हैं वो, जो कि अब इस मॉडर्न हिस्ट्री के दौरान में सबसे लंबे समय से किसी बंदिश में, किसी दबाव में, किसी के गुलाम बन के रहे हैं, किसी के अंडर में रहे हैं, उनके अंदर अब एक उबलता हुआ ज्वालामुखी देखने मिल रहा है, यानी कि वो अब इस चीज़ से आज़ादी चाहते हैं। देयर इज़ नो पीस प्रोसेस, तो कोई पीस का समाधान नहीं दिख रहा है। इजराइल हैज़ कंटिन्यूड टू बिल्ड सेटलमेंट्स इन द वेस्ट बैंक, इजराइल ने लगातार वेस्ट बैंक में अपने सेटलमेंट्स बनाने का प्रयास करता रहा है। रेजिंग सिक्योरिटी बैरियर्स, वहाँ पे उसने सिक्योरिटी बैरियर्स बढ़ा दिए एंड चेक पॉइंट्स बढ़ा दिए। लिमिटिंग पैलेस्टीनियन मूवमेंट्स, जिसकी वजह से पैलेस्टीनियन लोगों का मूवमेंट आना जाना जो है बहुत कम हो गया, लिमिट हो गया। एंड नेवर हेजिटेटिंग टू यूज फोर्स और कलेक्टिव पनिशमेंट टू कीप ऑर्गेनाइज्ड पैलेस्टीनियंस अंडर चेक, और इजराइल जो है कभी भी झिझकता नहीं है कलेक्टिव पनिशमेंट का या बल का प्रयोग करने से, ठीक है, किस चीज़ के लिए, ताकि वो इन ऑर्गेनाइज्ड पैलेस्टीनियन को कैसे रख सके, चेक में रख सके, यानी कि उनको कंट्रोल में रख सके, नियंत्रण में रख सके, ठीक है। This status quo has only turned Palestinians more radical and Hamas even stronger. तो अब ये जो इससे अभी तक का स्टेटस चला हुआ था, जो स्थिति बनी हुई थी, यथास्थिति जो थी, उसके तहत पैलेस्तीन के लोग जो हैं वो ज़्यादा रेडिकल ही हुए हैं, मतलब कि उग्र ही हुए हैं, और हमास जो है ग्रुप वो और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। इजराइल हैज़ नाउ डिक्लेयर्ड वॉर, इजराइल ने भी, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। बट पास्ट अटैक्स, ग्राउंड इन्वेजन्स एंड एयर स्ट्राइक्स हैव डन लिटिल टू वीकन हमास, लेकिन इससे पहले भी जो अटैक्स किए गए, ज़मीन पे कई जगहों पे इन्वेजन किया गया, घुसपैठ की गई, एयर स्ट्राइक्स किए गए, इन्होंने हमास को कमज़ोर करने में कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, यानी कि हमास कमज़ोर नहीं हुआ इन हमलों से। वेस्ट एशिया हैज़ ऑल्सो विटनेस्ड जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स इन रिसेंट ईयर, अभी कुछ ही समय पहले हमने अरब इजराइल की रिकन्सिलेशन देखी है, ईरान सऊदी की रिकन्सिलेशन देखी है, तो
अभी कुछ ही समय में वेस्ट एशिया के जो देश हैं उनकी जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो रही है, यानी कि वापस से एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं, शिफ्ट देखने मिला है। जो पहले युद्ध की स्थिति लगभग हर एक देश एक दूसरे से लड़ ही रहा था, ठीक है, तो अब वहाँ पे थोड़ा बहुत वहाँ पे स्थिरता देखने मिली है। फ्रॉम द इजराइल अरब रिकन्सिलेशन टू द ईरान सऊदी डिटेंट बोल रहे हैं, जिसमें कि इजराइल और अरब का रिकन्सिलेशन यानी कि सुलह शामिल है, और ईरान सऊदी में शांति ट्रूस जो एक देखा गया है, शांति देखी गई है, वो शामिल है। बट दीज चेंजेस हैव कन्वीनियंटली साइड स्टेप द ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीन। लेकिन ये सभी जो भी यहाँ पे अच्छी बातें हुई कि वो दो देश आपस में मिल गए, दो और देश आपस में शांति बहाल कर रहे हैं, इन सभी चेंजेस ने बड़े ही सुविधाजनक रूप से साइड स्टेप कर दिया, यानी कि बाईपास कर दिया, टाल दिया किस बात को कि इजराइल ने पैलेस्तीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है। वेस्ट एशियाज ओरिजिनल सिन, जो कि वेस्ट एशिया का ओरिजिनल एक दोष है, सिन है, ठीक है, लेटिंग द स्टेटस क्यो प्रिवेल, जिसके वजह से वहाँ पे आज भी वही यथास्थिति बनी हुई है। बट द स्टेटस क्यो कैन नॉट प्रिवेल विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि बाकी देशों में शांति हो रही है, तो वहाँ के लोग भी चाहेंगे कि हम भी यहाँ पे हमारा अपना राज हो, अपनी सरकार हो, हम अपने फैसले खुद ले सकें, हमारे ऊपर कोई राज ना करे। अगर हमें वहाँ पे अगर यथास्थिति बनी हुई है पैलेस्तीन में, तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस, दुष्परिणाम भी होंगे ही। If Israel and other regional and international players want lasting peace and stability in the region, बोल रहे हैं कि अगर इज़राइल और बाकी जो देश हैं आसपास के और इंटरनेशनल कंट्रीज जो दखलंदाजी करती हैं, अगर उनको लंबे समय से तक टिका रहने वाला और स्टेबल रीजन चाहिए और पीस चाहिए, तो देयर फोकस मस्ट टर्न टू फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टीन। तो उनका सारा का सारा फोकस इस वक्त पैलेस्तीन के ऊपर एक परमानेंट सोल्यूशन निकालने का होना चाहिए। द मिलिट्री ऑपरेशंस विदाउट एड्रेसिंग द कोर इशू वुड ओनली बी कॉस्मेटिक इंटरवेंशंस। बोल रहे हैं जो भी मिलिट्री ऑपरेशंस होंगे, अगर हम मुख्य जो मसला है उसको नहीं सुलझाएंगे और केवल युद्ध करते रहेंगे, तो वो कोई हमें एक फाइनल रास्ता नहीं देगा, बल्कि वो बाहरी तौर पे, कॉस्मेटिक इंटरवेंशंस क्या होते हैं, बाहरी तौर पे हम चीज़ों को स्किन में ठीक करने की कोशिश करते हैं, वही चीज़ होगी कि बाहरी तौर पे आप ठीक करने की कोशिश करेंगे, बट अंदर वो कमियां आपके वैसे ही रहेंगी, ठीक है। Which of the following best captures the Israeli military's perception of the situation in Gaza before Hamas attack? बोल रहे हैं कि इजरायली मिलिट्री का क्या परसेप्शन था, क्या नज़रिया था गाज़ा अटैक से पहले, हमास द्वारा जो अटैक किया गया है उससे पहले गाज़ा के बारे में उनका क्या कहना था। तो उन्होंने यही कहा था कि भाई स्टेबल इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, राइट। द सिचुएशन इन गाज़ा वॉज हाईली अनस्टेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल। इनकरेक्ट। गाज़ा वॉज ऑन ब्रिंक of a major attack, ऐसा भी नहीं है। The situation in Gaza was described as stable instability, meaning volatile yet under control. Option C is correct. Based on the passage, which of the following statements is true regarding the Palestinian territories? The Palestinian territories have witnessed peace and stability. Incorrect है। Israel has been supportive of Palestinian movement. Incorrect है। The Palestinian territories have been described as fuming volcanoes, signifying a build-up of tension. Option C is correct. Which of the following conclusions can be drawn from the passage concerning the solution for lasting peace in West Asia? The military operations will suffice to ensure peace and stability. बोल रहे हैं इनमें से क्या कंक्लूजन निकलता है इस पैसेज से, अगर हमें वेस्ट एशिया में बहुत लंबा पीस चाहिए, तो सोल्यूशन अगर उसका वाकई में चाहिए, तो मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं सफिस करेंगे, राइट। यहाँ पे बोला है सफिस करेंगे, वो इसको सुधार देंगे पीस और स्टेबिलिटी को। इनकरेक्ट है। फोकसिंग ऑन ग्राउंड इन्वेजन्स एंड एयर स्ट्राइक्स इज बेस्ट अप्रोच, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि पहले भी बताया गया कि पहले भी जो भी ग्राउंड इन्वेजन्स किए गए, अटैक्स किए गए, एयर स्ट्राइक्स किए गए, उनसे हमास कमज़ोर नहीं हुआ, ठीक है, बल्कि रेडिकलाइजेशन और बढ़ गया, लोगों में गुस्सा आक्रोश और बढ़ गया।
West Asia's geopolitical realignments have successfully addressed the issue of the occupation of Palestine. Incorrect है. To ensure lasting peace, there must be a shift in focus towards finding a solution to the Palestine issue. Option D is correct. Based on the second paragraph, which of the following best describes the tone? तो देखो टोन इसकी बड़ी ही क्रिटिकल और कंसर्न्ड है, ठीक है, न्यूट्रल और ऑब्जर्वेशनल नहीं है, सिंपैथेटिक नहीं है, सिंपैथेटिक इजराइल की तरफ नहीं है, सिंपैथेटिक हमास की तरफ नहीं है, क्या है, क्रिटिकल एंड कंसर्न्ड, क्योंकि बताया गया कि पहले इजराइल ने भी बहुत जुल्म ढाए हैं उनके ऊपर और हमास ने जो किया वो भी करेक्ट नहीं था, ठीक है. Based on the passage, what is the main theme? The historical अकाउंट ऑफ हमास अटैक ऑन इजराइल. इनकरेक्ट है. हम हमास ने इससे पहले कितनी बार अटैक किया, क्या किया, उसके बारे में बात नहीं कर रहे. द अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस स्टेटस क्यू इन पैलेस्टीन एंड द नीड फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन. बोल रहे हैं कि जो अनसस्टेनेबल यानी कि अनिश्चितता बनी हुई है, अस्थिरता बनी हुई है, स्टेटस अभी जो यथास्थिति है वहां पे, कहाँ पे, पैलेस्तीन में, और जो इस वक्त की जो नज़ाकत है कि हमें एक व्यापक सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, इसके ऊपर ये पैसेज है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. पैराजंबल का क्वेश्चन है. वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, आप बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक स्लाइड में कीजिए, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि एक स्लाइड में करने पे फॉन्ट 18 से भी कम हो रहा है जो कि विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है. तो आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगी कि आप पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लो. पैसेज समझते वक्त आप पीडीएफ सामने रखो, ठीक है, जिससे आपको भी अंडरस्टैंडिंग बनेगी. और मैं आपसे हमेशा यही बोलती हूँ कि आप पहले पीडीएफ खुद जाके सॉल्व करो, उसके बाद यहाँ पे सेशन देखो. रीजन बीइंग, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पढ़ा हुआ पढ़ने के बाद में आपको प्रैक्टिस नहीं होगी. प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो नहीं पढ़ा है आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है. आप हर पीडीएफ को, डेली एडिटोरियल को आप एक मॉक की तरह देखो, राइट, जिससे आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी. तो आप पहले पीडीएफ डाउनलोड करो, खुद सॉल्व करो, और इस पैसेज को, जो पैराजंबल के क्वेश्चंस हैं, आप वहाँ से कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज एक स्लाइड में लाना बहुत मुश्किल हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है. और अगर हम बेसिक से जो पैराजंबल्स हैं 1-1, 2-2 लाइन्स के, अगर वो डालेंगे तो आपके एग्जाम में बड़े पैराजंबल भी आएंगे. फिर आपको प्रॉब्लम होएगी कि अगर हमने नहीं कराया तो, ठीक है. तो हमारा मकसद ये है कि आपको कंटेंट सही मिले. विल ट्राई, इसका सोल्यूशन कुछ फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. जब तक नहीं मिलता है तब तक आप पहले पीडीएफ अपने हाथ में रखो, अपने फ़ोन में देख रहे हो या फिर नोटबुक में अगर आपने प्रिंट आउट निकाला है तो थोड़ा सा आप स्ट्रगल कीजिए इस चीज़ में, थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए, ठीक है. सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, प्रॉब्लम नहीं देखनी है, राइट. हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एक माइंडसेट लेके बैठेंगे, ओके. प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट करना इजी है, उसका सोल्यूशन खुद से समझना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, और वही एक मेन चीज़ रिक्वायर्ड है अच्छे ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट में, ओके. चलिए स्टार्ट करते हैं. द अनलॉक 4 गाइडलाइंस ऑफ द होम मिनिस्ट्री अलाउइंग ऑल बट अ फ्यू एक्टिविटीज दैट अट्रैक्ट लार्ज क्राउड्स. बोल रहे हैं अनलॉक 4 से हमें समझ में आ गया कि कोरोना टाइम में जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद जो धीरे धीरे लॉकडाउन हटाया गया, खोला गया, उसके बारे में बात की जा रही है. तो अनलॉक 4 की जो गाइडलाइंस हैं किसके द्वारा, मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री द्वारा, जो कि लगभग सारे एक्टिविटीज को अलाउ करती हैं, कुछ को छोड़ के जिनमें कि ज़्यादा भीड़, ज़्यादा क्राउड अट्रैक्ट होगा, उनको छोड़ के, विद सपोर्टिव मेजर्स बाय स्टेट्स रिफ्लेक्ट डीप इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, जिसमें कि हमें स्टेट से भी सपोर्ट मिल रहा है. वो क्या दिखाता है कि इकोनॉमिक, हमारा बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक नुकसान हुआ है, इकोनॉमी हमारी सुस्त हुई है, ढीली हुई है, कमज़ोर हुई है, जिस वजह से सरकार को ये कदम उठाने पड़ रहे हैं. India resorted to the world's most rigorous lockdown early on in the COVID-19 pandemic. इंडिया ने रिजॉर्ट करा था किस चीज़ का, सबसे जो रिगरस लॉकडाउन है, सबसे कठोर लॉकडाउन है, कब, कोविड के शुरुआती, कोविड-19 पेंडेमिक के शुरुआती समय में. When infection spread had just begun, जब शुरुआत ही हुई थी इन्फेक्शन के फैलने की, there were just over 600 cases on March 25. वहाँ तब कितने केसेस थे, केवल 600 से कुछ ही केसेस ऊपर थे मार्च 25 को. It has now liberalized most activities, लेकिन अब हमने ज़्यादातर एक्टिविटीज़ को छूट दे दी है, लिबरलाइज कर दिया है. Restricting only those that witness gatherings in excess of 100 people,
और केवल उन्हीं गैदरिंग्स को रोका गया है, उन्हीं एक्टिविटीज को रोका गया है जहां पे भारी भीड़ 100 लोगों से ज्यादा के इकट्ठे होने की आशंका है। ठीक है, उन्हीं गैदरिंग्स को रोका गया है। याद है ना, शादियों में 20 बंदे 50 बंदे ऐसे अलाउड किए जा रहे थे, है ना, और काफी स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे। सो ये उस समय की बात याद दिला रहे हैं हम। This comes at a time when daily infections are scaling new highs, और ये ऐसे समय में हो रहा है जब डेली इन्फेक्शन जो है वो बहुत ही उच्चतम स्तर पे पहुंच गए हैं। कितना? 78,512 ऑन मंडे की बात बता रहे हैं कि 78,512 केसेस देखने मिले, एंड ग्रोइंग एट अ रेट फास्टर दैन इन दी यूएस एंड ब्राजील, और यहाँ पे यूएस और ब्राजील से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा था, विच हैव हेल्ड द टॉप स्पॉट्स ग्लोबली, जो कि अभी तक दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाले, जहाँ पे कोरोना सबसे ज्यादा तेजी से फैला था, ये ऐसे देश थे। उसके बावजूद अब इंडिया में ये स्केल हो रहा है हाई लेवल पे, और उसके बावजूद अब लॉकडाउन में ढिलाई बढ़ती गई है। रिजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग मेट्रो एंड अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज विल ईज द पेन फॉर मेनी। बोल रहे हैं अब जो दोबारा रिज्यूम की गई हैं, शुरू की गई हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो जैसे कि मेट्रो का चलना या फिर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का चलना, इससे कई लोगों को तो सुविधा हुई होगी, एंड प्रिवेंट अ फर्दर प्रेसिपिटस डिक्लाइन इन अर्निंग्स एंड स्पेंडिंग, और जो अभी तेजी से लगातार बना हुआ डिक्लाइन था लोगों की अर्निंग और स्पेंडिंग में, उसको और बढ़ने से रोक पाएगा। बट इफ इट इज नॉट अकम्पनीड बाय रिगरस इन्फेक्शन कंट्रोल, अ मेजर पब्लिक हेल्थ पेनल्टी कुड लाई अहेड। लेकिन अगर इसी के साथ साथ में हमें कठोर इन्फेक्शन कंट्रोल के नियम नहीं लगाए गए, इसके साथ साथ में ये नहीं चलाए गए, तो बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ का नुकसान हमें देखना पड़ सकता है। Successful unlocking requires enabling movement, including international travel, within a scientific regime of identification. बोल रहे हैं कि अगर हमें अनलॉक को, यानी कि लॉकडाउन को खत्म सक्सेसफुल तरीके से करना है, तो उसमें मूवमेंट को भी हमें एनेबल करना पड़ेगा, उसकी भी आज़ादी देनी पड़ेगी, जिसमें कि इंटरनेशनल ट्रैवल भी शामिल है, जिसको कि साइंटिफिक तरीके से आइडेंटिफाई करके ही करना चाहिए। यानी कि डॉक्टर्स से, जो साइंटिस्ट हैं उनसे सलाह मशवरा करके कि अच्छा इस देश में जाएं तो इतना खतरा नहीं होगा, इस तरीके से ट्रैवल करें तो इतना खतरा नहीं होगा, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। टेस्टिंग एंड इनएक्सपेंसिव क्वारंटीन वेयर नीडेड, और साथ ही साथ क्या क्या चाहिए? टेस्टिंग चाहिए और इनएक्सपेंसिव क्वारंटीन। ये नहीं कि 5 स्टार होटल में ठहराया हुआ है, बंदे की आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो गया, ठीक है, तो वो बेचारा हो सकता है हार्ट अटैक से ही परेशान हो जाए, या फिर और बीमारियां, हाइपरटेंशन, हाई बीपी हो, उसका बीपी बढ़ जाए, ठीक है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। When the pandemic was unfolding, a major concern was that of a wildfire spread overwhelming a loop-sided healthcare system. बोल रहे हैं जब पेंडेमिक अनफोल्ड हो रहा था, शुरुआत थी पेंडेमिक की, तब मेजर कंसर्न ये था कि इस कितनी जंगल में फैली हुई आग की तरह ये फैलेगा, जिससे कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो दुविधा में आ जाएगा, परेशान हो जाएगा। इन विच इंटेंसिव केयर इज मेयर अर्बन सेंट्रिक एंड एक्सपेंसिव इवन फॉर मिडिल क्लास, जिसमें कि इंटेंसिव केयर जो है केवल वही अर्बन सेंट्रिक है और एक्सपेंसिव है मिडिल क्लास लोगों के लिए भी, ठीक है। तो बाकी जो गांव के लोग हैं या गरीब तबके के लोग हैं वो कैसे इसको अफोर्ड कर पाएंगे, ये भी बड़ी एक चिंता का विषय था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो हमने यहाँ पे पूरे पैसेज में हमने अनलॉक की बात करी है, तो अनलॉक का फर्स्ट टाइम जिक्र कहाँ गया? अनलॉक 4 की गाइडलाइंस में, ठीक है। तो हमारा ए जो है फर्स्ट स्टेटमेंट है। फिर बोला गया कि क्यों किया जा रहा है अनलॉक, क्योंकि केसेस कम थे तब हमने इतना कठोर लॉकडाउन लगाया, बट अब जब केसेस बढ़ रहे हैं तब हमने लिबरलाइज कर दिया एक्टिविटीज को। सेकेंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट बताता है कि ये अनलॉक ऐसे टाइम पे किया जा रहा है जब हमने डेली के केसेस जो है बढ़ रहे। मंडे को 78,512 केसेस देखने मिले, जो कि यूएस और ब्राजील, जो कि उस वक्त दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज थे, जहां पे कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा था, टॉप लेवल पे थे, उनसे भी ज्यादा हो गया है आंकड़ा। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फिर फोर्थ पॉइंट बोला गया कि
ये जो रिज्यूम किए गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शामिल है, इससे कुछ लोगों को तो सुविधा होगी, और जो लोगों का अर्निंग और एक्सपेंडिचर कम हो रहा है धीरे धीरे, वो थोड़ा रुक जाएगा, वो और गिरने से बच जाएगा। फिर बोला जा रहा है कि सक्सेसफुल अगर अनलॉकिंग करनी है तो उसके लिए बहुत सारी और चीज़ें भी साथ में देखनी पड़ेंगी। तो ये पूरा का पूरा पैसेज जो है जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है उसी फॉर्मेट में चल रहा है, ABCDE, ऑप्शन डी इज करेक्ट। By upholding notifications intending to acquire agricultural land for the proposed Chennai-Salem Greenfield Highway, the Supreme Court has both paved the way for completing the land acquisition process and sought to ensure that environmental clearances are obtained before its construction। यानी कि जो बरकरार रखा है उन्होंने नोटिफिकेशन को, कौन सा नोटिफिकेशन, जिसमें एग्रीकल्चरल लैंड को एक्वायर करने की बात की जा रही थी चेन्नई सालेम ग्रीनफील्ड हाईवे के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों चीजें करी हैं, उन्होंने रास्ता भी खोल दिया है कि जो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस है, लैंड को खरीदने की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जा सके, एंड सॉट टू इंश्योर कि ये भी मेक श्योर किया कि एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस भी वो ली जाए इस कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, पहले एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस भी ली जाए, फिर वो जमीन खरीदने का भी रास्ता खुल जाए। ऐसा नहीं हो कि भाई एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं ली गई और आपने जमीन खरीदना बेचना शुरू कर दिया। It would be at the stage of entertaining objections that questions such as whether the project was truly a public purpose could be dealt with। बोल रहे हैं कि ये ऐसी स्थिति है जहां पे वो ऐसे क्वेश्चंस को एंटरटेन कर रहे थे जिनमें ऑब्जेक्शन उठाया गया था कि क्या ये जो प्रोजेक्ट है ये पब्लिक पर्पस के लिए किया जा रहा है, और ऐसे क्वेश्चन से वो डील कर रहे थे। However, the land could be taken over and construction begun only after the competent authorities give their clearances। लेकिन लैंड तभी खरीदी जा सकती है, तभी ली जा सकती है और कंस्ट्रक्शन तभी स्टार्ट हो सकता है जब जो भी संस्थाएं इससे जुड़ी हुई हैं, जो भी अथॉरिटीज इससे जुड़ी हुई हैं, वो अपने क्लियरेंसेस इनको दे देती हैं, along with measures for mitigating and remedying possible environmental damage। और जो possible environmental damage होगा उसका मेजर भी होना चाहिए कि कितना कम किया जा सकता है, कितना बढ़ेगा, कितना कम होगा, ये सारा एनालिसिस। और उसके लिए हम रेमेडीज क्या कर सकते हैं, यानी कि उससे, जैसे आपने इस जगह के पेड़ काट रहे हैं, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आप इसके विपरीत अपने जो बाउंड्री है वहां पे पेड़ लगाइए बहुत सारे, है ना, कुछ ग्रीनरी मेंटेन कीजिए। तो क्या आप उसके लिए एक रेमेडी सजेस्ट करेंगे? ठीक है, ये भी उसमें पूछा जा रहा था। It has ruled that it will be premature to expect the authorities to obtain environmental approvals at the stage of identifying the land linked to proposed alignment of a highway। बोल रहे हैं कि इन्होंने रूल आउट करा है, यानी कि अपनी स्टेटमेंट दी है दैट कि प्री मैच्योर, ये बहुत ही जल्दबाजी होगी ये एक्सपेक्ट करना कि जो अथॉरिटीज हैं वो एनवायरमेंटल अप्रूवल्स एट द स्टेज पहले ही ले लें जब उनने सिर्फ आइडेंटिफाई किया है लैंड को कि कौन कौन सी लैंड इस प्रोजेक्ट के लिए हमें चाहिए होगी, उसी टाइम पे वो एकदम से सारी क्लियरेंसेस ले ले, ये बहुत ही जल्दबाजी होगी कहना। बट वंस द लैंड वॉज नोटिफाइड फॉर एक्विजिशन एंड सर्वेड फॉर फिजिबिलिटी दे वुड हैव टू अप्लाई फॉर ऑल स्टैच्यूटरी क्लियरेंसेस। लेकिन एक बार लैंड एक्विजिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, सर्वे की फिजिबिलिटी पता लगा ली गई कि यहाँ की ज़मीन जो है उपयोगी है, यहाँ की नहीं है, सारा चीज़ें क्लियर हो गया, तो उसके बाद में उनको सभी स्टैच्यूटरी ज़रूरी क्लियरेंसेस के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। The High Court had shown greater sensitivity to possible livelihood and ecological concerns। हाई कोर्ट ने ज़्यादा संवेदनशीलता दिखाई है किस बात को लेके कि यहाँ पे नौकरियों के कितने, रोजगार के कितने साधन खुल जाएंगे ये होने से, और इकोलॉजिकल कंसर्न्स इसके साथ में क्या जुड़े हुए हैं। द जजमेंट ऑफ मद्रास हाई कोर्ट विच हैड टेकन अ नुआंस्ड पोजिशन इन फेवर ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन
बोल रहे हैं मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें उन्होंने छोटा सा एक स्टांस दिया है किसके फेवर में, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के फेवर में, एग्रीकल्चर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रूरल लाइवलीहुड्स ओवर द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ न्यू हाईवे ऑन वर्जिन लैंड। बोल रहे हैं किसका फेवर किया है, और उन्होंने एग्रीकल्चर का, लोगों के, गांव के लोगों के लाइवलीहुड का उन्होंने प्रिजर्वेशन किया है, प्रोटेक्शन किया है, बजाय कि किसके, इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हो सकते हैं किसी भी हाईवे को एक उपजाऊ भूमि देने से। ठीक है, अगर आप सपोज करो यहाँ पे आपकी ज़मीन है और आपके ज़मीन के ऊपर से वो बोल रहे हैं हाईवे बनाना है, तो इतनी ज़मीन जो है वो उपजाऊ ज़मीन अगर जाएगी तो आपका रोज़गार, जैसे आपके फादर हो सकता है खेती बाड़ी कर रहे हो, आप अभी तक कर रहे हो, तो वो रोज़गार का साधन तो जाएगा ना। बेशक आप उनको किसी दूसरी जगह पे ज़मीन दे देंगे या पैसा दे देंगे, बट वो रोज़गार का साधन तो जाएगा, और हमारी एग्रीकल्चर लैंड भी ख़त्म होएगी और ऊपर से हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान होएगा। तो उन्होंने इसके, बेशक इस हाईवे रोड बनने से बहुत सारे फायदे होंगे इकोनॉमिक की, हो सकता है कि यहाँ पे फैक्ट्री है, यहाँ पे आउटलेट सोर्सेज हैं, तो यहाँ से यहाँ जाना इजी हो जाएगा, बट हम उस फायदे के लिए एग्रीकल्चर को, एनवायरनमेंट को, लाइवलीहुड्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है, हैज बीन सेट असाइड इन द प्रोसेस, और ये जो बेनिफिट्स थे ये एक तरफ कर दिए गए। इट हैड फेवर्ड early judicial intervention, relying on judgments from the US that spoke out against letting projects advance to such a stage that there is irreversible commitment of resources। बोल रहे हैं कि इन्होंने अर्ली, मतलब शुरुआती दौर में ही जुडिशियल इंटरवेंशंस का फेवर करा है, और इन्होंने उस जजमेंट, यूएस का एक जजमेंट था, उससे उन्होंने मतलब प्रेरणा लेते हुए या उसके ऊपर भरोसा दिखाते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को शुरुआत में ही रोक देना या शुरुआती स्टेज में ही रोक देना सही है आगे बढ़ने से। अदरवाइज बाद में क्या होगा कि इररिवर्सिबल कमिटमेंट के जो रिसोर्सेज के डैमेजेस होंगे वो इररिवर्सिबल होंगे, यानी कि उनको टाला नहीं जा सकेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होएगा, जहां पे हमने बात करी, देखो पहले हमें पता चला कि बाय अपहोल्डिंग नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या आगे बोला है कि उन्होंने प्री मैच्योर एक्सपेक्टेशंस बोले हैं कि अगर अथॉरिटीज पहले ही लैंड को एक्वायर करने से पहले ही अप्रूवल्स लेने लगते तो वो प्री मैच्योर होता उनसे एक्सपेक्ट करना, बट आपने एक बार नोटिफिकेशन जारी कर दिया लैंड एक्विजिशन का, सर्वे कर लिया सारा फिजिबिलिटी वगैरह, फिर उसके बाद में आपको इमीडिएटली लेना चाहिए था। ठीक है, तो ये हमारा होगा फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी से एक ही स्टेटमेंट स्टार्ट है, एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन सी, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद में आएगा कि आगे उन्होंने क्या बोला, इट वुड बी एट द स्टेज ऑफ एंटरिंग ऑब्जेक्शंस दैट क्वेश्चन सच एज वेदर द प्रोजेक्ट वाज ट्रूली पब्लिक पर्पस कुड बी डेल्ट विद। ठीक है, ये सवाल आगे पूछे गए कि ऐसे एक्शंस कब लेने चाहिए, नोटिफिकेशन, जब एक्विजिशन का नोटिफिकेशन डाला गया तब क्या होना चाहिए, वही जो हम बी स्टेटमेंट में बात करे थे उसी को आगे फर्दर कंप्लीट करता है। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो जाता है जहां पे ये बात करते हैं कि इसी मामले पे एक जजमेंट आया है मद्रास हाई कोर्ट का भी, क्योंकि यहाँ पे सी में जिक्र करा है द हाई कोर्ट। कौन सा हाई कोर्ट, अभी तक तो हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, तो ये मद्रास हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। ये हो गया थर्ड पॉइंट, और फाइनल पॉइंट हमारा हो गया सी पॉइंट, जहां पे बोला गया कि हाई कोर्ट ने ग्रेटर सेंसिटिविटी दिखाई है। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है BADC, ऑप्शन सी इज करेक्ट। VK Paul, member Niti Aayog, who has been in forefront of public communication on all matters COVID-19, बोल रहे हैं कि VK Paul जो कि नीति आयोग के एक मेंबर हैं, सदस्य हैं, जो कि फोर फ्रंट पे रहे, जितने भी पब्लिक कम्युनिकेशंस हुए सरकार द्वारा, जनता को मैसेजिंग दी गई, वो जो भी किया गया कोविड-19 के दौरान में, उसमें वो फोर फ्रंट पे रहे, यानी कि सबसे आगे रहे। डिस्क्राइब द ऑनगोइंग सिचुएशन एज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, तो इन्होंने जो अभी की जो स्थिति चल रही है उसको बैड से वर्स की तरफ जाते हुए बताया है। The Health Secretary Rajesh Bhushan has also reiterated in the last 2 weeks that urgent actions must be taken, और दूसरी तरफ हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण है, उन्होंने भी बार बार इस बात को पिछले 2 हफ्तों में दोहराया है कि हमें बहुत ज्यादा अर्जेंसी के साथ इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। On March 1, concerns of a spike were still on the horizon. 1 मार्च को बढ़ने के
स्पाइक होने के यानी कि बढ़ने के, खतरा बढ़ने के जो कंसर्न्स थे, चिंताएं थी, वो फिर भी स्थितिज पर थी। मतलब अभी तक हमारी तरफ वो खतरा आया नहीं था, अभी दूर था। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये हमें क्लैरिटी नहीं दे रही। जैसे बात किया गया पब्लिक, उन्होंने कोविड के टाइम में बताया, तो उन्होंने बताया कि जो अभी की स्थिति है वो बैड से वर्स हो रही है, लेकिन क्या स्थिति है? तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट नहीं है। ये पहले किसी स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है जिसमें बताया होगा कोई घटना के बारे में, जिसके लिए बोला गया है कि ये स्थिति बहुत गंभीर है। ठीक है, तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ऑप्शन में देखो ए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है, इसको हटा दो। What is apparent is that states registering a high number of cases, again ये भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हाई नंबर ऑफ केसेस बताया है, बट कि क्या है जो दिख रहा है वो ये है कि जितने भी राज्य हैं उनमें केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये बोला किस चीज़ के केसेस बढ़ रहे हैं, क्लैरिटी अगेन नहीं है। ये सेंटेंस अगेन किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट नहीं है ये, तो ऑप्शन बी भी हमारा होगा नहीं फर्स्ट। ऑप्शन बी वैसे दिया भी नहीं हुआ, सिर्फ सी या डी में से अब फर्स्ट हमें चूज करना है। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, केरला एंड मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। आर ऑल्सो दोज वेयर मेनी आर साइनिंग अप फॉर देयर फर्स्ट डोजेस, और ये वैसे स्टेट्स हैं जहां पे लोग अपने पहले डोज को लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। अ नोटेबल एक्सेप्शन इज पंजाब, एक बहुत ही गौर करने वाला एक्सेप्शन जो है वो है पंजाब का। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो बियरिंग डाउन ऑन लोकल वैक्सीन कंपनीज टू प्रायोरिटाइज डिलीवरी टू इंडिया ओवर देयर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स। बोल रहे हैं गवर्नमेंट भी जो कंपनीज हैं, वैक्सीन कंपनीज हैं, उनको बोल रही हैं कि भाई आप क्या करो, आप थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझौता करना पड़ेगा, आप अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट से पहले वैक्सीन हिंदुस्तान में डिलीवर करो। एज सेवरल अदर वैक्सीन कैंडिडेट्स लाइन अप इमरजेंसी अप्रूवल्स फ्रॉम रेगुलेटर, क्योंकि बहुत सारे वैक्सीन कैंडिडेट्स यानी कि वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो लाइन अप कर रही हैं रेगुलेटर से इमरजेंसी अप्रूवल लेने के लिए। सो वैक्सीन हेजिटेंसी इज नॉट इंडियाज मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम। तो वैक्सीन्स में कमी, वैक्सीन्स में हिचकिचाहट, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त। ठीक है, लोग भी आगे आ रहे हैं लगवाने के लिए, जिन स्टेट्स में संख्या ज्यादा बढ़ रही है वहां पे लोग भी आगे आ रहे हैं लगवाने के लिए, पंजाब को छोड़ के। इसके अलावा वैक्सीन कंपनीज के पास में दवाई भी है, और ऐसा भी नहीं, उनको सरकार ने भी बोल दिया कि आप इंटरनेशनल कमिटमेंट से पहले हिंदुस्तान को सप्लाई करो। उसके अलावा ये चीज़ भी बोल दी गई है उनको, दूसरी कंपनीज भी हैं जो वैक्सीन के लिए अप्रूवल ले रही हैं कि हम भी वैक्सीन बना सकते हैं, हमें अप्रूवल दो बनाने के लिए। ठीक है, तो वैक्सीन की कमी नहीं है, वैक्सीन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। In a month, however, the situation appears catastrophic. तो ये अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे however का इस्तेमाल किया गया है। बोले एक महीने के अंदर ही हालांकि जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो गई। The number of new active cases added ऑन मार्च 1, बहुत सारे एक्टिव केसेस जो है मार्च 1 को इंक्रीज हो गए, अराउंड 3000 हैज नाउ बिकम नियरली 9 फोल्ड। जो फर्स्ट मार्च को 3000 थे अब वो 9 गुना इससे बढ़ चुके हैं। डेली डेथ्स टू हैव इन दैट इंटरवल स्काई रॉकेटेड 3 फोल्ड, और जो डेली का मृत्यु दर था वो भी 3 गुना बढ़ चुका था, फ्रॉम अराउंड 112 टू 354, जो कि शुरुआत में 112 था और अब कितना हो गया था, 354 हो गया था। एज ऑफ दिस मंथ, अभी अगर इस महीने की बात करें, इंडिया हैज एडमिनिस्टर्ड नियरली 6.3 करोड़ डोजेज ऑफ कोवैक्सिन एंड कोविशील्ड। बोल रहे हैं अगर इस महीने की बात करें तो इंडिया ने 6.3 करोड़ डोजेज जो कोवैक्सिन और कोविशील्ड की है वो दी जा चुकी हैं सिंस मार्च 20 से लेके अब तक। हैज बीन इनॉक्यूलेटिंग अ लिटिल ओवर 2 मिलियन एवरी डे। इनॉक्यूलेटिंग मतलब इम्यूनाइज कर रहा है, आपको इम्यूनिटी डोजेस दी जा रही है ना, मतलब वो कोविशील्ड और कोवैक्सिन क्या है, वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, आपके अंदर पहले ही वायरस डाल रहे हैं जिससे कि आपके जो एंटीजेंस हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, वो उन चीज़ों को समझ पाएं कि भाई ये इस तरीके का वायरस आएगा तो हमें कैसे रिएक्ट करना है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है इनॉक्यूलेटिंग। तो ये जो वैक्सीन है अब 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों को इनॉक्यूलेट कर रहे हैं, यानी कि उनको वैक्सीन दी जा रही है प्रतिदिन। The rise in COVID-19 cases as part of India's second wave has the government and public health authorities truly worried. बोल रहे हैं कोविड-19 के केसेस जो इंडिया में सेकेंड वेव के दौरान बढ़े, उससे जनता और पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज जो है वो सभी चिंता में आ गए।
In many ways, the concern is larger than during the last year when there were several more cases. बोल रहे हैं बहुत सारी स्थितियों, बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से इस बारी का कंसर्न जो है वो बहुत बड़ा है, बजाय कि जो पिछले साल केसेस जो बढ़ रहे थे तब के बजाय अभी जो खतरा है वो ज़्यादा बढ़ा है. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि इससे हमें पता चल गया कि हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब इंडिया में सेकेंड वेव कोविड-19 की आई थी. ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट. अब इसमें बोला गया सरकार और पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज जो है वो चिंता में आ गए हैं. तो उसी का एक जो हमें मिला है ऑप्शन, वो ये मिला है कि वीके पॉल जो कि मेंबर है नीति आयोग के, उन्होंने बोला कि बैड टू वर्स जा रही है स्थिति. और हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने भी बार बार दोहराया है कि अभी हमें बहुत तेजी से एक्शन लेने की जरूरत है. ये हो गया सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट होगा सी पॉइंट. अगर इसी मंथ की बात करें, एक महीने की बात करें, तो सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है. ठीक है, ये हो गया थर्ड पॉइंट. और फाइनल पॉइंट हो गया कि ऐसे स्टेट्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ पे लोग भी आगे आ रहे हैं गंभीर ज़्यादा संख्या में कि वो डोजेस लगवाएं. तो इस वक्त पे वैक्सीन या फिर लोगों का मानना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है. तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है DACB. ऑप्शन डी इज करेक्ट. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है ट्रेबल. ट्रेबल का मतलब होता है 3 पार्ट्स में, मतलब 3 पार्ट्स से बना हुआ कोई चीज, या फिर ये बोल सकते हैं कि एज मच एज 3, मतलब 3 गुना किसी चीज को बोला जाता है ट्रेबल. नोजल बेसिकली एक ओपनिंग होती है, जैसे पाइप होती है ना, पाइप के एंड में जो ओपनिंग होती है उसको बोला जाता है नोजल. ऑलमोस्ट मतलब लगभग, और ऑलमोस्ट की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ALMOST ऑलमोस्ट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. मॉइस्चर मतलब जो नमी होती है. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. अब यहाँ पे हमें होमोनिम्स गेट और गेट का मोस्ट अप्रोप्रिएट सूटेबल मीनिंग आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, गेट मीन्स टू अचीव और रिसीव, इनकरेक्ट है. गेट मीन्स अ हिंज्ड बैरियर यूज्ड टू क्लोज एन ओपनिंग इन द वॉल, करेक्ट है. हिंज्ड मतलब हिंजेस लगे होते हैं गेट के अंदर में, और वो क्या होता है, एक दीवार के ऊपर एक ओपनिंग होती है, एक खुला भाग होता है, उसको बंद या खोलने के काम आता है, करेक्ट है. फेंस और हेज. अ गेट मीन्स अ पर्सन's मैनर ऑफ वॉकिंग, बिल्कुल करेक्ट है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. शी वॉज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस, कि वो एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रही थी अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. तो शी वॉज लिखा हुआ है. वॉवल साउंड्स क्या होते हैं, AEIOU. तो अपॉर्चुनिटी तो क्या होगा, ए के साथ में एन आएगा, ए के बजाय एन आएगा. सो ओन बिजनेस में कोई एरर नहीं है, टू स्टार्ट हर में कोई एरर नहीं है, फॉर अ अपॉर्चुनिटी की जगह फॉर एन अपॉर्चुनिटी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. द प्लेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द रिवॉर्ड बिटवीन देमसेल्स. बिटवीन देमसेल्स नहीं होगा, अमंग देमसेल्फ, क्योंकि वो सारे एक ही टीम के प्लेयर्स थे तो वो उन्होंने आपस में बांट लिया. ठीक है, तो अमंग देमसेल्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट. It was the night before the day fixed for his coronation and the young king was sitting alone in his beautiful chamber. बोल रहे हैं ये उसके राजभाग या राज तिलक करने से पहले की, एक रात पहले की बात है, और वो जो युवा किंग था वो अपने ब्यूटीफुल चेम्बर में अकेला बैठा हुआ था. एंड Indeed, it was the hunters who had found him. और वो सही तौर पे वाकई में वहाँ पे हंटर्स थे जिन्होंने उसको पकड़ लिया था, उनको ढूंढ लिया था. Coming upon him almost by chance, as वो उसके पास ऑलमोस्ट बाय चांस ही आ गए थे, वो किसी और को शायद ढूंढ रहे होंगे या कुछ और करने जा रहे होंगे, बट वहां पे पहुंच गए. वो बेयर लिम्ड नंगे पैर थे, एंड पाइप इन हैंड, और उनके हाथ में एक हथियार, पाइप नुमा हथियार था, या पाइप कह लीजिए, पाइप थी. He was following the flock of the poor goat herd who had brought him up. वो बड़ा एक गोट हर्ड जो होता है ना, झुंड, भेड़ों का झुंड, उसको फॉलो कर रहा था, उसके पीछे पीछे आ रहा था, जिसने उसको बाल पोस के बड़ा किया था, और वो अपने आप को उनका बेटा समझता था, अपना उनको अपनी माँ, अपना परिवार समझता था. The lad, for he was only a lad, being but 16 years of age, was not sorry at their departure. जो ये बच्चा था, ये जो छोटा सा युवा था, क्योंकि ये सिर्फ बच्चा ही था, क्योंकि ये सिर्फ 16 साल का था, तो वो बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं कर रहा था उनके जाने से.
and had flung himself back with a deep sigh of relief on the soft cushions of his embroidered couch. और फिर वो वापस अंदर चला गया और उसने बड़ी चैन की सांस ली और अपने सॉफ्ट कुशन जो कि एम्ब्रॉयडर्ड कुशन था उसके ऊपर अपने काउच के ऊपर जाके बैठ गया. Laying there, wide-eyed and open-mouthed, he like a brown woodland fawn or some young animal of forest newly snared by the hunters. फॉन क्या होता है? एक तरीके का आदिवासी या फिर रूरल इलाकों के देवता होते हैं जो कि वैसे तो इंसान की तरह होते हैं बट उनके सर पे सींग होते हैं, उनके कान गोट की तरह होते हैं, लेग्स और टेल भी गोट की तरह होती है. ठीक है, उनको बोला जाता है फॉन. तो बोल रहे हैं कि वो वहां पे जाके लेट गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो अपने आप को एक ब्राउन वुडलैंड यानी कि जंगली इलाकों का फॉन की तरह समझ रहा था या फिर कोई ऐसा ही युवा एनिमल जो कि फॉरेस्ट में रहता हो जिसके पास से अभी अभी एक हंटर गुजरा हो या वो हंटर के प्रेजेंस से डर गया हो. His courtiers had all taken their leave of him. उसके सारे courtiers जो हैं वो जा चुके थे. bowing their heads to the ground. और कैसे जाते हैं आपको पता है ना, दरबारी जो जाते हैं राजा के पास से सब सर झुका के जाते हैं. according to the ceremonious usage of the day and had retired to the great hall of the palace. बोल रहे हैं वो जो सेरेमनी थी पूरे दिन भर की उसका इस्तेमाल करते हुए वो सब थक गए थे और चले गए थे. कहाँ पे? ग्रेट हॉल ऑफ द पैलेस, पैलेस के ग्रेट हॉल की तरफ. टू रिसीव अ फ्यू लास्ट लेसन्स फ्रॉम द प्रोफेसर ऑफ एटिकेट, यानी कि वो अपने प्रोफेसर जो कि एटिकेट सिखाते थे उनके पास गए ताकि उनको कुछ लास्ट लेसन्स आज के दिन के दे सके. देयर बीइंग सम ऑफ देम हु हैड स्टिल क्वाइट नेचुरल मैनर्स, कुछ ऐसे लोग होते जिनके पास बिल्कुल नेचुरल मैनर्स होते हैं. which in a courtier is, I need hardly say, a very grave offense, जो कि एक दरबार के अंदर बहुत ही बड़ा ऑफेंस है, बहुत ही बड़ा क्राइम है. ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट आएगा जहाँ पे हमने एक युवा किंग की बात करी जिसके कॉरोनेशन के एक रात पहले की हम कोई चर्चा कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट. इसके बाद में अब ये अपने कमरे में ब्यूटीफुल चेंबर में अकेला बैठा हुआ था. क्या हुआ, इसके सारे दरबारी जा चुके थे इसको सर झुका के और इसने अपने प्रोफेसर की तरफ गया कि वहाँ पे जाके वो लास्ट लेसन्स ले सके एटिकेट्स के ऊपर. ये हो गया सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट होता है जहाँ पे बताते हैं कि एक वो छोटा बच्चा ही तो था 16 साल का, है ना, और फिर उन सबके जाने से उसको कोई दुख भी फील नहीं हुआ. फिर वो वापस अपने कमरे में आ गया, वहाँ पे उसने शांति की सांस ली. जब उसके टीचर प्रोफेसर भी उसको पढ़ा के चले गए, सब चले गए, तो वहाँ पे बैठा हुआ था अपनी आंखें खोल के. उसको ऐसा लग रहा था कि वो कोई देवता है और जिसको कोई हंटर्स छू के चले गए हैं. मतलब उसको ये सब पसंद नहीं आ रहा था. और इंडीड वहाँ पे हंटर ही था जिसने उसको ढूंढ लिया. कमिंग अपॉन हिम, जो कि ऑलमोस्ट बाय चांस उसके पास आया था, यानी कि कुछ घटना हुई जैसे कि उसके सारे दरबारी गए, उसी टाइम पे एक हंटर उसकी तरफ आ गया और वो वहाँ पे उसको ढूंढते हुए नहीं आया था, अपने गोट्स को ढूंढते हुए आया था, बट पहुंच उसके पास गया और जिसको देख के उसको भी डर लगने लगा. तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट. तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है ADCB. ठीक है, ADCB ऑप्शन ए इज करेक्ट. यहाँ पे कुछ पार्ट्स अंडरलाइन किए हुए हैं, हाईलाइटिंग में दिखाया हुआ है, तो हमें इनमें देखना है कि किसकी स्पेलिंग एरर है. इफ मोर इज डिजायर्ड, डिजायर्ड के स्पेलिंग करेक्ट है बिल्कुल, डिजायर्ड में कोई गलती नहीं है. देन द इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस होता है INSTANTANEOUS, ठीक है, ना कि IOUS. इंस्टेंटेनियस इम्पैक्ट, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तुरंत होने वाला इम्पैक्ट. On the mind, the advertising value of the poster falls sharply within the limits of outdoor publicity. However, it is at present unchallenged. ठीक है, तो ऑप्शन बी instantaneous is correct. Wedding invitations will be sent by them. एक्टिव में करना है तो by them, तो क्या हो जाएगा, they आगे आ जाएगा. बाय वाला जो पार्ट होता है वो आगे आ जाता है. तो दे विल बी सेंट ना, विल मतलब भेजेंगे, उनके द्वारा भेजे जाएंगे. तो अब हम क्या करेंगे कि वो भेजेंगे, तो क्या बोलेंगे, दे विल सेंड. क्या हो जाएगा सेंड का सेंड, दे विल सेंड
क्या भेजेंगे? वेडिंग इन्विटेशंस, दे विल सेंड वेडिंग इन्विटेशंस, दे विल बी सेंट नहीं होगा, ही विल नहीं आएगा, दे विल सेंड वेडिंग इन्विटेशंस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हर रूम लुक्स वेरी मेसी, मेसी का एंटोनिम बताना है, मेसी का मतलब होता है बड़ा ही उथल पुथल हो रखी है उसके रूम में, बड़ा ही कियोटिक है, ठीक है। तो दूसरी तरफ क्या होगा? एक व्यक्ति जिसने बड़ा ही ऑर्गेनाइज वे में अपना रूम रखा हुआ है, सो अनटाइडी, अनटाइडी मतलब अव्यवस्थित, कियोटिक अगेन अव्यवस्थित या बिल्कुल उथल पुथल, या फिर डिसऑर्डर्ड अगेन अव्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड बिल्कुल व्यवस्थित, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अ परफेक्ट स्टॉर्म, इसका हमें ईडियम का मीनिंग बताना है। तो अ परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब होता है सबसे खराब संभावित स्थिति, यानी कि वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। प्रेटी गुड जजमेंट, इनकरेक्ट। हीलिंग फ्रॉम ट्रॉमा, नो। द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब होता है कट्टर दुश्मनी। शी इज सो स्केयर्ड ऑफ कॉकरोचेस दैट शी फेंटेड व्हेन शी सॉ देम क्रॉलिंग नियर हर फुट। तो यहाँ पे डर का भाव है, बैड ब्लड कट्टर दुश्मनी का भाव नहीं है ना, तो ये इनकरेक्ट है। The doctor dropped the bad news to Ravi as he was suffering from a serious disease। देखो यहाँ पे bad news, खराब खबर और serious disease का जिक्र है, तो ये दोनों भी bad blood की कैटेगरी में नहीं आते। bad blood मतलब घोर कट्टर दुश्मनी। The gangster had some bitter relations with a local activist, so he want him to stay out of his business। bitter relationships को हम बोल सकते हैं कट्टर दुश्मनी। सुशांत always gets in trouble, trouble मतलब परेशानी में पड़ना, इससे कट्टर दुश्मनी का कोई लेना देना नहीं है। for telling lies but he never learns anything, so ऑप्शन सी जो है इसका एकदम अप्रोप्रिएट मीनिंग बता पा रहा है कट्टर दुश्मनी का। After my first visit to Boston, I spent almost every winter in the north। बोल रहे हैं जब मैं पहली दफ़ा बॉस्टन गया उसके बाद मैं लगभग हर विंटर नॉर्थ में ही रहता था। Once I went on a visit to New England village with its frozen lakes and vast snowflakes। बोल रहे हैं एक बार मैं न्यू इंग्लैंड के एक विलेज में गया जहाँ पे जो लेक्स हैं वो बर्फ से जमे हुए थे और स्नोफ्लेक्स जो थे वास्ट थे। अब हमें अप्रोप्रिएट सिनोनिम, वास्ट का अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है, तो वास्ट मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है। तो इसका अप्रोप्रिएट सिनोनिम मिनिमल, मिनिमल मतलब बहुत कम से कम। शैलो मतलब बहुत ही उथला। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मतलब कि बहुत ही व्यापक, बड़ा, ठीक है, विशाल। सो ऑप्शन सी एक्सटेंसिव इज करेक्ट। सॉलिड मतलब हार्ड एकदम, सो ऑप्शन सी एक्सटेंसिव इज करेक्ट। हार्डली वी हैड बोर्डेड द ट्रेन व्हेन इट स्टार्टेड टू मूव। तो यहाँ पे हार्डली वी हैड की बजाय क्या आएगा? हार्डली हैड वी, ठीक है। तो हार्डली हैड वी बोर्डेड द ट्रेन, वी विल बी बोर्डेड नहीं आएगा, वी आर बोर्डेड नहीं आएगा, इज वी बोर्डेड नहीं आएगा, हैड वी बोर्डेड द ट्रेन, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है ना। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। The basic elements of computers that dash our world are explained in an interactive manner। बोल रहे हैं जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, उसके अंदर लगे हुए जो उपकरण होते हैं जो कि हमारी दुनिया को क्या करते हैं? चेंज करते हैं, पावर देते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो बड़े ही इंटरैक्टिव तरीके से समझाए गए हैं। The book has a dash approach of colorful and creative picture based activities। बोल रहे हैं इस किताब में बड़ा ही कलरफुल अप्रोच अपनाया गया है और क्रिएटिव पिक्चर दी गए हैं, पिक्चर बेस्ड एक्टिविटीज दी गई हैं। The puzzle activities and mazes dash the students to develop critical thinking। अब इसमें जो puzzles हैं, जो activities हैं, जो mazes हैं, वो बच्चों की critical thinking, logical and motor skills को develop करते हैं। After every lesson dash exercises are incorporated। हर एक लेसन के बाद में कुछ एक्सरसाइज या प्रैक्टिस एक्सरसाइज हो सकता है वो रखी गई हैं टू डैश दी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट, जिससे कि बच्चों की जो कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ाई जा सके, डेवलप की जा सके, ठीक है। चलिए देखते हैं। द बेसिक एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर्स दैट डैश आवर वर्ल्ड। पावर, एम्पावर आवर वर्ल्ड हो सकता है। एम्पावर मतलब शक्ति प्रदान करना। नेगेट, नेगेट मतलब नगण्य किसी चीज को नेगेटिव करना, नकारना। एम्पावर्स, एम्पावर्स अगेन एम्पावर का ही दूसरा फॉर्म है, बट यहाँ पे एस फॉर्म में नहीं आएगा बिकॉज बेसिक एलिमेंट्स की बात की जा रही है तो प्लूरल फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो वर्ब भी किस फॉर्म में आएगा? प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो क्या होगा? एम्पावर, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
The book has a dash approach of colorful and creative picture based activities. बुक में क्या है? डिफिकल्ट अप्रोच है, कॉम्प्लेक्स है, ट्रिवियल है, यूनिक है. तो यूनिक हो सकता है बिकॉज यूनिक का मतलब है बड़ा ही एक नया अलग सा कुछ करने को मिल रहा है, ऐसा अनूठा कुछ है. ठीक है. डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि डिफिकल्ट होता तो वो उसकी तारीफ नहीं करे. तो जटिल भी नहीं है, ट्रिवियल भी नहीं है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. The puzzles, activities and mazes dash the students to develop critical thinking. क्या करते हैं? हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की कि उनकी क्या हो? क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो. सो ऑप्शन ए हेल्प द स्टूडेंट इज करेक्ट. आफ्टर एवरी लेसन डैश एक्सरसाइजेस. ब्रेन स्ट्रॉमिंग एक्सरसाइजेस. ब्रेन स्ट्रॉमिंग मतलब होता है दिमाग को इस्तेमाल करने वाली, विचार विमर्श करने वाली. सुपरफिशियल मतलब कि आर्टिफिशियल. बैफलिंग मतलब उलझन में डालने वाली. या फिर इरैशनल यानी कि जिसमें तर्क नहीं है कोई भी. सो यहाँ पे ब्रेन स्ट्रॉमिंग होगा. ऑप्शन ए इज करेक्ट, जहाँ पे आपको अपना दिमाग चलाना पड़ रहा है. आर इनकॉर्पोरेटेड टू डैश द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. टू इवॉल्विंग नहीं होगा, टू इवॉल्व नहीं होगा, टू एवोल्यूशन नहीं होगा, टू इवॉल्व द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स. ऑप्शन डी इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इस सेशन की पीडीएफ और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं. इसके अलावा प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.